Alrighty, guys, let's begin with the new definition, new concept, new type of company. So, yes, we're going to talk about the dormant companies now. On agenda, in today's session, we will have three specific things. One is, of course, the dormant companies, which has been provided for in the last chapter of Companies Act 2013, which is the heading of the chapter is miscellaneous. And in the section 455, you all are aware that total there are 470 sections. So the 455, the section 455 actually provides for a very new and very interesting concept. Before 2013 Companies Act, we never had this concept. तो सेक्शन 455 सेक्शन 455 जो है वो डॉर्मेंट कंपनीज के बारे में बात करता है. सेक्शन 455 जो है इसके हम लोग 5 सबसेक्शंस अभी देखने वाले हैं. इसमें टोटल 6 सबसेक्शंस है. छठवां जो है मैं बताता हूं उसके बारे में. बट यस, इसके टोटल हम 5 सबसेक्शंस देखेंगे. और जब हम ये पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं तो 2 डेफिनेशंस यहाँ पर आती हैं. देयर आर 2 डेफिनेशंस which we are going to certainly look at. One is the definition of significant accounting transaction. The second one is the definition of inactive company. तो ये 2 definitions हम लोग चेकआउट करने वाले हैं. और साथ ही साथ I would like to brief you on the forms. So to be frank, in all there are 5 forms: MSc1, MSc2, MSc3, MSc4, MSc5. Now, why the name is MSc 1, 2, 3, 4, 5? The reason is ये जो concept है dormant companies का, this concept is part of the chapter which is miscellaneous. Companies Act का जो last chapter है उसमें कई सारे प्रावधानों के बारे में बात की गई है. और क्योंकि ये Companies Act का last chapter है, sorry, it's 29. So this is इस चैप्टर का जो नाम है, there's no need actually. मैं सिर्फ इसको मैं मिटा भी दूंगा. miscellaneous लिखना था, I'm sorry. The only reason I'm writing down the name is so that you understand why the forms are named like this. MSc1, MSc2, MSc3, MSc4. ये जो नाम है MSc1, MSc2, MSc3, MSc4, ये क्यों है? ये इसीलिए बिकॉज चैप्टर का नाम कंपनीज एक्ट के जो चैप्टर में डोमेंट कंपनीज का कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर का नाम मिसलेनियस है. दैट इज द रीजन यू हैव द नेम ऑफ द फॉर्म्स एज MSc 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 forms which we are going to certainly look at. So fundamentally in today's session, that is what will be the focus area. Today the focus area will be this much only. Okay, but yes, in part C there are 3 chapters, one of them be about the dormant companies. तो naturally जो पूरा पार्ट सी में ऑफ कोर्स ये दोबारा लौट कर आएगी, डेफिनेशन दोबारा पार्ट सी में आएगी. बट पार्ट सी थोड़ा डिटेल में है. पार्ट सी में जो डोमेंट कंपनीज का चैप्टर है थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में है. तो यस, पार्ट सी में जब हम लोग जाएंगे, मैं तो ये वाला भी वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा. और मेरी कोशिश होगी कि मैं पार्ट सी वाला जो SBC का मैंने आपके लिए चैनल बनाया हुआ है, मैं उसमें भी ये दोनों वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा. एंड ये डेफिनेशन अच्छे से हो गई, एक और सेशन कर लिया, पार्ट सी का एक चैप्टर खत्म. शॉर्ट 5 मार्क का, कभी 8 मार्क का आता है इसमें से. सो व्हाट वी विल बी फोकसिंग ऑन इज इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट भाई डोमेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए, कौन सी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, डोमेंट स्टेटस ऑब्टेन करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. देन देयर इज समथिंग विच इज एक्टिव स्टेटस ऑब्टेन करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. देन what are the benefits available to the dormant companies, and then we have what are the compliances. So even if you are a dormant company, are there any compliances which have to be complied by the company? Yes, there are. So this is what we will be looking at. I just wanted to tell you that all in all आपको fundamentally क्या पढ़ना है dormant companies के बारे में. 455 पूरा अंदर घुस के निचोड़ के खा जाएंगे इसको तो हम लोग. Then 455 पढ़ते वक्त 2 स्पेसिफिक डेफिनेशंस, 2 स्पेसिफिक शब्दों का जिक्र होगा जिसका मीनिंग आपको मालूम नहीं है. अब क्योंकि वो 2 शब्दों का मीनिंग आपको मालूम नहीं है,
कोई भी जो 455 पढ़ेगा उसको मालूम नहीं है, इसीलिए 455 सबसेक्शन 1 के ही एक्सप्लेनेशन में दो डेफिनेशंस दी हुई है. सो वी आर गोइंग टू लुक एट दीज टू डेफिनेशंस एज वेल. फर्दर ऑल द फॉर्म्स विच एग्जिस्ट. ठीक है, और फॉर्म का नाम याद करना मेरा काम, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना. और जो नेक्स्ट सेशन होगा वो एक्चुअल में पार्ट ए में नहीं है. अगर ये टोटल मिला के ये 7 टॉपिक्स 8 टॉपिक्स अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा मतलब टोटल मिला के जो एजेंडा है डोरमेंट कंपनीज में, ये 8 ही मुद्दे हैं जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आज का ये सेशन जो हम लोग करेंगे डोरमेंट कंपनीज के बारे में, ये पार्ट 1 में भी आता है, पार्ट सी में भी आ सकता है, और पार्ट सी क्योंकि ये सिर्फ डोरमेंट कंपनी के ऊपर एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है पार्ट सी में, इसीलिए पार्ट सी में थोड़ी सी ज़्यादा डिटेलिंग करनी है. लेकिन अगर पूरी भी डिटेलिंग कर लें तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं. ठीक है, तो माय एजेंडा वुड बी in today's session only this much, and I will be also recording the session which is about these 5 matters, and I will upload it in the part C portion. part C वाला भी एक चैनल बना हुआ है, उसमें मैं अपलोड करके रख दूंगा. however I will suggest कि आप उसको कम से कम 15 या 20 दिन बाद देखें. क्यों मैं बोल रहा हूँ आप समझ जाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा, बट मेरा कोशिश होगा कि कहीं ना कहीं मैं इतना स्ट्रॉन्ग करवा लूँ ये डेफिनेशन आपकी, ये डोरमेंट कंपनीज के बारे में कॉन्सेप्ट में इतना टाइट करवा लूँ आपका कि आपको पार्ट सी का जब चैप्टर आप शुरू करो आपके लिए एकदम बाएं हाथ का खेल होना चाहिए. ओके, सो यही हमारी कोशिश होगी. दैट इज व्हाट वी विल बी ट्राइंग टू डू. एनीवेज, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट. सबसे पहले तो भाई हम आते हैं 455 में. अब सेक्शन 455 क्या है इसके बारे में ज़रा थोड़ी बात करते हैं. ऑल्सो मैं आपके लिए बेयर एक्ट भी खोलूँगा ताकि आपको ये समझ आए कि हम लोग एक्चुअल में जो भी पढ़ रहे हैं वो सब कुछ बेयर एक्ट से पढ़ रहे हैं. सो लेट मी जस्ट ओपन द बेयर एक्ट फॉर यू ऑल्सो. सो सेक्शन 455, yes, here it is. Yep, I think we have it here. So this is about the dormant companies. ठीक है, और चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहा है और चैप्टर का हेडिंग क्या है दिखा देता हूँ आपको पहले. सी, सो दिस इज द चैप्टर 29. बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 का लास्ट चैप्टर है, which is the heading of which is miscellaneous. Hence the forms are MSc1. Miscellaneous का MSc1, MSc2, MSc3, MSc4, MSc5. So please focus. Please try and understand what I'm saying. So this is the section that we are going to look at. अभी हम लोग का फोकस होगा 455. मेरे भाइयों, अगला 1 घंटा दुनिया में और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. अगला 1 घंटा हम सिर्फ डोरमेंट कंपनीज की बात करेंगे. हम लोग अब सिर्फ 455 1 2 3 4 5 के ऊपर फोकस करेंगे. और नेचुरली जब हम सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं तो 2 की एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल होता है. वो दोनों एक्सप्रेशंस को सेक्शन 455 सबसेक्शन 1 के ही एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया है. वी विल ऑल्सो ट्राई एंड लुक एट दोज पर्टिकुलर डेफिनेशंस. ऑलराइट, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ फंडामेंटली सेक्शन 455 अगेन फॉर एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, सेक्शन 455 इज द मास्टर सेक्शन विच प्रोवाइड्स फॉर डोरमेंट कंपनीज. हिंदुस्तान में डोरमेंट कंपनीज के बारे में बात करने वाला जो सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ये ही है. सो दिस इज द सेक्शन. So this is the section 455. So let's get started. Let's begin with the subsection 1. फिर से बोलता हूँ, अभी जब हम 455 भी पढ़ेंगे तो 455 में सबसेक्शन 1 इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रूशियल वन. 455 सबसेक्शन 1 अगर आपको क्लिक हो गया मतलब दुनिया आपके हाथ में आ गई. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम लोग बात कर लेते हैं 455 सबसेक्शन 1 की. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड.
ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेक्शन 455 सबसेक्शन 1. तो हम लोग शुरू कर लेते हैं 455 सबसेक्शन 1 एंड आई रिपीट दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रूशियल वन. सेक्शन 455 सबसेक्शन 1 क्या बात करता है, इसके बारे में आ जाओ हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं. So since this is there in your notes also, I would urge you all to just look at your notes only. आप वहीं से इसको पढ़ सकते हैं पूरा, और पार्ट सी में भी अलग से दिया हुआ है, पार्ट ए में भी अलग से दिया हुआ है. पार्ट ए में सिर्फ डेफिनेशन है और दो डेफिनेशन है और 455 हमको पढ़ना होता है. बट पार्ट सी में देर आर सम एडिशनल थिंग्स ऑल्सो विच वी आर गोइंग टू लुक एट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं. Okay, yeah. So, what does 455 subsection 1 provides for? Now, 455 subsection 1 provides where the company, and I would actually urge you to be a little more focused on this. 455 1 हाथ में आ गया, tension खत्म. Where the company is formed and is registered under this act for some future project. Where the company is formed and registered under this act for some future project, or I repeat, it is formed and registered under this act for some future project or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction. Such a company or an inactive company may make an application to the registrar in form MSC1 for obtaining the status of dormant company. क्या क्या बातें हुई है यहाँ पे. सो आ जाओ, ऐसे नहीं समझेगा, ऐसे मजा नहीं आएगी. इसको लिखते हैं 455 1 को, साथ में मिलके मारेंगे इसको. लेट्स गेट स्टार्टेड. आई एम जस्ट ट्राइंग टू keep things as better, the better it is presented, the better it is for the kids. So section 455 1. फोर 455 1 क्या बात करता है? So where the company is formed and registered under the act, where the company is formed and is registered under the act. What for? For some future project. ये कंपनी अगर किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए खोली गई है, या तो और टू होल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट इज आईपी. Just a minute. So either the company has been formed for some future project or to hold intellectual property. हिंदुस्तान में अगर कोई कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कंपनी फॉर्म की गई है और रजिस्टर की गई है, बट फॉर सम फ्यूचर प्रोजेक्ट और just to hold intellectual property rights. यार फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास कोई ज़मीन है और मैं चाहता हूँ कि मैं उस ज़मीन को डेवलप करके फिर उस पर प्लॉट्स बनाऊँ या फिर अपार्टमेंट्स बनाऊँ. अभी नहीं, अभी तो मैं सिर्फ लैंड होल्ड कर रहा हूँ. मैं फ्यूचर में उसके ऊपर डेवलपमेंट करूँगा, फ्यूचर में वहाँ अपार्टमेंट्स बनाऊँगा. तो अगर मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ तो हो सकता है मैं अभी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करूँ और लैंड कंपनी के नाम पे करके रखूँ, और जब भी फ्यूचर में प्रोजेक्ट करना होगा, जब भी उसमें कोई काम आगे बढ़ाना होगा, फिर मैं इस कंपनी के नाम से वो काम को आगे बढ़ाऊंगा. तो हो सकता है मैंने कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी खोल रखी है जो अभी तो कुछ नहीं कर रही है, बट हाँ सर्टनली वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं उस कंपनी में. ठीक है ना, इधर दिस कैन हैपन कि मैंने कोई ना कोई कंपनी खोली है बट फॉर सम फ्यूचर प्रोजेक्ट, ये हो सकता है. दूसरी चीज़, यार मान लो मैं अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ
और मैंने रिसर्च करके एक इन्वेंशन बनाया है। मैंने काफ़ी तगड़ा रिसर्च किया है और रिसर्च करके मैंने काफ़ी अच्छा इन्वेंशन बनाया है जिसके लिए मैं पेटेंट लेना चाहता हूँ। जिस इनोवेशन के लिए, जिस इन्वेंशन के लिए सरकार के साथ मैं पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना चाहता हूँ। अगर अगर मैं आज सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, मेरे को चमक चुका है कि दिस इज़ द इन्वेंशन दैट द मार्केट नीड्स, एंड मैं इन्वेंशन समझ चुका हूँ, मैं इन्वेंशन पे काम कर रहा हूँ, इन्वेंशन को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, फंडामेंटल आइडिया मुझे चमक चुका है, फंडामेंटली इन्वेंशन हो चुका है। तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन एक्चुअली इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, एंड मैं कंपनी खोल के वो इन्वेंशन को कंपनी के नाम से प्रोटेक्ट करवा के अभी रख सकता हूँ। अब फ्यूचर में अगर इफ़ माई इन्वेंशन इज़ रियली गुड, फिर मैं मेरे इन्वेंशन को बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ लाइसेंसिंग डील कर सकता हूँ। बड़ी बड़ी कंपनीज़ को मैं पेटेंट अगर मुझे मिल जाता है सरकार से तो मैं लाइसेंस असाइन कर सकता हूँ, रॉयल्टी चार्ज कर सकता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हो सकता है कि मैंने कोई कंपनी सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होल्ड करने के लिए बनाई हो। अब चक्कर क्या है, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है और कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद मैं तुरंत नई प्रोजेक्ट करना चाहता हूं, मैं तुरंत काम नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट किया हूं, या मैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होल्ड करने के लिए अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट किया हूं, तो यार इसका मतलब ये कि मेरी कंपनी एट दिस मोमेंट, दिस करंट फाइनेंशियल ईयर, ज्यादा ऑपरेशंस मेरे पास होने नहीं वाले हैं, कुछ ज्यादा वर्किंग होने नहीं वाली है कंपनी में, कुछ ज्यादा मैं काम झाम करने वाला हूं नहीं, ताम झाम होने वाला है नहीं कंपनी में। तो सरकार क्या कहती है, कोई बात नहीं, आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर चुके हो, प्रोजेक्ट फ्यूचर में करने वाले हो, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को होल्ड करने के लिए अगर आपने काम शुरू किया है, कोई बात नहीं, आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन की है, सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन करी है, बढ़िया बात है। हम समझते हैं कि आपको अभी कॉर्पोरेशंस में कोई ज्यादा वर्किंग आपकी कंपनी में होने नहीं वाली है, हम समझते हैं कि कोई बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपकी कंपनी में नहीं होने वाले। अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है, कोई मेजर ट्रांजैक्शंस आपके होने नहीं वाले हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, या सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को होल्ड करने के लिए आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, ऐसे केस में सरकार आपको डोरमेंट स्टेटस देने को तैयार है। सरकार आपको, आपकी कंपनी को डोरमेंट स्टेटस देने को तैयार है। एक बार आपकी कंपनी को डोरमेंट स्टेटस मिल गया तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिल जाएंगे, बहुत सारे कंप्लायंसेस से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बहुत सारे कंप्लायंसेस करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओके, सो सेक्शन 455 subsection 1, whether company is formed and registered under this act for some future project or to hold intellectual property rights, अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को होल्ड करने के लिए, और बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आपकी कंपनी में है नहीं, बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस आप करंट ईयर में करने वाले हो नहीं, तो आप चाहो तो सरकार को बोल सकते हो कि यार सरकार हमें दे दो डोरमेंट स्टेटस। और मेरे पुलिया के उस पार के बच्चे अभी भी मन में सोच रहे होंगे सर ये डोरमेंट का मीनिंग क्या है। तो मेरे भाइयों, अच्छी बात है कि हमारा भी स्कूल इंग्लिश में बहुत अच्छा था नहीं, ये तो हमारी किस्मत, हम अच्छी कंपनी में आ गए, हम अच्छे कॉलेज में चले गए, कंपनी बहुत अच्छी मिल गई, फिर पुणे चले गए, इन्फोसिस में 1 साल काम किया तो बहुत अच्छे लोग मिल गए, फिर जो यहाँ पे CS करते करते मैं CFP भी कर रहा था, तो जो लोग मिले वो बहुत बढ़िया से मिल गए, कम्युनिटी बहुत अच्छी, वर्किंग ग्रुप्स में ही स्टडी हो रही थी, तो CS के साथ साथ वो चल रहा था, तो कंपनी काफ़ी अच्छी रही, और इन्फोसिस तो वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल। बट हाँ, जज्बात समझते हैं हम आपके, आपको डोरमेंट का मीनिंग नहीं मालूम होगा, और बहुत सारे बच्चे भी कुड़कुड़ कर रहे होंगे कि डोरमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, डोरमेंट इज नथिंग बट समथिंग विच इज इनएक्टिव। इनफैक्ट डोरमेंट शब्द मैंने पहली बार इन्फोसिस में ही सुना था, क्योंकि हम लोग वहाँ पर ब्रिटिश टेलीकॉम नाम की कंपनी के प्रोसेस में थे, और डोरमेंट स्टेटस अगर किसी के इंटरनेट का होता था तो उन बोलते थे कि लाइन इनएक्टिव है। तो हाँ, हम कस्टमर से डायरेक्ट तो बात नहीं करते थे, लेकिन हम B2B प्रोसेस में थे, तो हम लोग का एक टेस्टिंग होती थी। तो डोरमेंट मैंने पहली बार एक्चुअल में शब्द वहीं सुना था। तो डोरमेंट का मीनिंग क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डोरमेंट इज इनएक्टिव। The inherent dictionary meaning of dormant is nothing but something which is inactive। तो बस इतना आप याद रखिए कि डोरमेंट का मीनिंग होता है
समथिंग विच इज इनएक्टिव. सो 455 डोमेन कंपनीज को डिफाइन करने वाला, डोमेन कंपनीज की बात करने वाला, डिफाइन नहीं करता है. डोमेन कंपनीज के बारे में पूरा प्रावधान 455 में है. सेक्शन 451 455 सबसेक्शन 1. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. व्हेन द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड, रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, बट व्हाट फॉर सम फ्यूचर प्रोजेक्ट. तो मेरे भाई, या तो कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है किसी न किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है किसी न किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को होल्ड करने के लिए. डोंट वरी अबाउट आईपीआर. अगर आपको नहीं भी समझता है, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स मैं ही पढ़ाने वाला हूँ. पार्ट बी में है अपन लोग को, वी विल चेक दैट आउट. तो अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होल्ड करने के लिए, एंड अगर कंपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होल्ड करने के लिए इनकॉर्पोरेट की गई है, या फ्यूचर प्रोजेक्ट करने के लिए इनकॉर्पोरेट की गई है, एंड इस कंपनी में कोई भी सिग्निफिकेंट, देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना चीजों को, एंड has no significant accounting transaction, such a company or an inactive company may make an application to ROC to obtain the status of dormant company. In which form? Form MSC 1. ठीक है, मेरे साथ जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे के वैसे लिखो, याद हो जाएगा. So where the company is formed for some future project or to hold intellectual property rights or intellectual property, and has no significant accounting transactions, such a company or an inactive company. आई रिपीट. मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ पता है? मेरे को याद कराना है. हाँ सर रटा रहे हो क्या? हाँ भाई रटाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाऊंगा भी पूरा खींच के, रटाना भी पड़ता है, लेकिन बच्चा मतलब तुम इतने बिजी लोग, याद भी तो करना है. Section 455 subsection 1, where the company is registered and where the company is formed and registered under the act for some future project or to hold intellectual property rights, and has no significant accounting transactions, such a company or an inactive company. Na April, na June, may obtain the status, may make an application, to the registrar of company to obtain the status of dormant company in form MSC 1. बातें इंपॉर्टेंट है. ये एक चॉइस है, ये एक ऑप्शन है, ये हमारी डिस्क्रिशन है कि हम डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेते हैं या नहीं. इट इज कंप्लीटली अप टू अस. I repeat, where the company is formed and registered under this act for some future project or to hold intellectual property rights and has no significant accounting transaction, or such a company or an inactive company may make an application to ROC to obtain the status of dormant company. In which form? Form MSC 1. भाई ऐसी कोई कंपनी जो हिंदुस्तान में फॉर्म की गई है, रजिस्टर की गई है, या तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को होल्ड करने के लिए, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी मे मेक एन एप्लीकेशन टू द ROC टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी. कौन से फॉर्म में? फॉर्म MSC 1. तो बहुत बच्चे पूछेंगे सर ये बताओ
कि कोई डोरमेंट स्टेटस लेगा क्यों। डोरमेंट स्टेटस कोई इसीलिए लेगा क्योंकि अगर आपकी कंपनी, अगर आपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, आप कंपनी कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर नहीं रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस आपकी कंपनी में है नहीं, तो आप सिर्फ कंपनीज एक्ट का कंप्लायंसेस वगैरह करते रह जाएंगे। इसीलिए आप चाहें तो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हैं, और डोरमेंट स्टेटस अगर आप ले लेते हैं तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ कुछ प्रावधानों से एग्जेम्पशन मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। ओके, सेक्शन 455 सबसेक्शन 1, आई रिपीट, वेयर द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट for some future project or to hold intellectual property rights and has no significant accounting transaction, such a company or an inactive company may make an application to registrar to obtain the status of dormant companies. In which format? Which form? In form MSE1. अभी बहुत खास बात है, चक्कर क्या हो गया ना कि बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती है। बहुत सिंपल है ये, बट आपको ये बता दूं कि और कहाँ पर मेंशन है एंड कहाँ पर मेंशन है, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। ठीक है, तो पहली बात तो या तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए है या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए, एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है या वो कंपनी इनएक्टिव हो चुकी है। अब प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में हमको ये सिर्फ सबसेक्शन 1 रीड करना और समझना क्यों डिफिकल्ट जा रहा है, इसकी दो वजहें हैं। नंबर 1, एक तो हमें पता नहीं है कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है। वी डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। Secondly, we don't know what exactly is the meaning of inactive company. So what we will do is, firstly, we will check out the definitions. Once we check out these two definitions, we understand the real, the very inherent meaning of these two expressions, we will be getting into subsection 1 again. हम subsection 1 को वापस से read करेंगे। हम लोग subsection 1 के बाद 2, 3, 4, 5 लगातार पढ़ लेंगे, बट उसके पहले लेट्स चेक आउट द डेफिनेशंस। वी विल कम टू द सबसेक्शन अगेन, बट क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दो टर्म्स काफी रेलेवेंट हैं, पहले तो ये दोनों रेलेवेंट टर्म्स को समझ लेते हैं। एक, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? दो डेफिनेशंस है, और माइंड यू दोनों डेफिनेशंस एग्जाम में मल्टीपल बार पूछी गई हैं, तो दोनों डेफिनेशंस रेलेवेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ डू नॉट टेक इट वेरी लाइटली, इसको लाइटली मत लीजिएगा, ये डेफिनेशंस एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, सो दीज डेफिनेशन गेट्स आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अगर आप 10th में होते, 11th में होते, और पूछते ना कि सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मीनिंग ना ऊपर ऊपर से बता दो, टाइम नहीं है ज़्यादा पढ़ने के लिए, पता है मैं क्या बोलता? देख भाई, जो लॉ की रिक्वायरमेंट है कंपनी सिर्फ वो कर रही है, इसके अलावा कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है। अगर कंपनी सिर्फ कानून के रिक्वायरमेंट वाले काम करती है, उसके अलावा कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं करती है, तो मैं क्या बोल दूंगा, भाई कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है ना। तो बहुत सिंपली स्टेटेड सर, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? भाई जो एक्चुअल में धंधा हम कर रहे हैं, जो एक्चुअल में बिजनेस हम कर रहे हैं, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानते हैं। जो मियर कंपनी लॉ फॉलो करने के लिए मैं 4-5 एक्शन ले रहा हूँ, 4-5 काम कर रहा हूँ, शेयर सर्टिफिकेट बांट रहा हूँ, बैंक अकाउंट खोल रहा हूँ, तो मैं कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो सिर्फ कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट, लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए अगर मैं कोई एक्शन करता हूँ, कोई एक्शन लेता हूँ, कोई काम करता हूँ, तो उसको कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता। ठीक है, बट आप तो 11th में हो नहीं, आप तो 12th में हो नहीं, या ना तो आप सी सेट में हो। तो भाई आप 11th 12th में भी नहीं हो, सी सेट में भी नहीं हो, तो मैं आपको ये तो बता नहीं सकता ना कि हाँ कोई मेन कमर्शियल ट्रांजैक्शन होगा, उसी को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बोलेंगे। 11th 12th में होते तो मैं ऐसा बोल के आपको बोल देता चलो आगे चलते हैं, लेकिन आप हो एग्जीक्यूटिव में। भाई ऋतिक रोशन में और हरमन बावेजा में थोड़ा डिफरेंस होता है, उतना ही डिफरेंस एग्जीक्यूटिव में और सी सेट में है। तो आ जाओ, let's focus on the definition of significant accounting transaction. Significant accounting transaction का meaning क्या है? Significant accounting transaction, first of all, it is given
ये कहाँ दिया हुआ है डेफिनेशन? तो कंपनीज एक्ट की कोई सेक्शन 2 में तो नहीं दी हुई है, तो इट इज एक्चुअली गिवन इन द एक्सप्लेनेशन टू सबसेक्शन 1 ऑफ 455। हाँ, सेक्शन 455 सबसेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशन में ये दो डेफिनेशंस दी हुई हैं। इट मीन्स अ ट्रांजैक्शन other than payment of fees by company to the ROC, transaction other than payment of fee by company to the ROC, payment made by it to fulfill requirement of Companies Act, allotment of share to fulfill the requirement of this act, and payment for the maintenance of office and records. So बहुत सिंपल है ना? लेकिन कितनी भी सिंपल हो मेरे भाई, हम इसको लिखेंगे, ठीक है? इसको लिखेंगे, लिख के समझेंगे, और जो भी इसमें बात करनी होगी करेंगे। एग्जाम में आती है, 3 नंबर मिलते हैं, 5 नंबर मिलते हैं, दुनिया गई भाड़ में, अपने को पास भी होना है। और क्योंकि पास होना इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, तो पास होना इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि उसके बाद हम लोगों को जिंदगी में बहुत चीज़ें करनी है। तो ये होगा खत्म तब तो दूसरी चीज़ में जाएंगे ना, नहीं तो फिर दुनिया पूछेगी क्या कर रहे हो? आई एम परस्यूइंग कंपनी सेक्रेटरीशिप। रिश्तेदार की शादी में गए, वहाँ पूछे किसी आंटी ने क्या कर रहे हो? परस्यूइंग CS। वो जिसकी तुम शादी में गए उसका बच्चा हो जाएगा, उसके बच्चे के क्या बोलते हैं उसको यार, नामकरण टाइप्स, उसमें जाओगे, फिर उसकी वो फिर तुम्हारी वो आंटी पूछेगी क्या कर रहे हो, तुम फिर बोलना परस्यूइंग CS। फिर वो बच्चे का चौथा 5वां बर्थडे होगा, उसका दूसरा भाई पैदा हो गया होगा, बहन पैदा हो गई होगी, फिर वो बुलाएगी आपको, फिर वो पूछेगी क्या कर रहे हो, आप बोलना परस्यूइंग CS। तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, जब से पैदा हो तब से यही सुन रहा हूँ, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। भाई डेवलप्ड कब हो गए? तो मेरे भाई प्लीज समझो, पास होना भी इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होगा? फॉर द ग्रेविटी ऑफ द कन्वर्सेशन लेट मी जस्ट राइट SAT, that is significant accounting transaction, means a transaction other than, please mark, other than the 4 transactions which have been mentioned। तो ये जो 4 ट्रांजैक्शन मेंशन किए गए हैं, इनको छोड़कर अगर आप कुछ करते हो तो उसे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। ओके, चल यार, लेट्स यूज डिफरेंट कलर टुडे। सो पेमेंट ऑफ फीस मेड बाय कंपनी टू द ROC, तो यार ROC को आप फीस क्यों दोगे? क्योंकि आप सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने का काम कर रहे हो। तो अगर कंपनी सिर्फ ROC को कोई फी दे रही है, दैट मींस कंपनी इज जस्ट डूइंग इट टू कंप्लाई द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, है ना? तो इसे भी हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानते। पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, जस्ट अ मिनट। तो सिर्फ कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए आप कुछ कर रहे हो, और एनी अदर लॉ फॉर दैट मैटर, किसी कानून की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए आपने किसी प्रकार की पेमेंट की, तो हम उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानते। thirdly, allotment of shares, now please understand class, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होगा? आप देख यार, कंपनी में जब कोई MOA में पैसे लगाता है या बाद में कंपनी को प्रोस्पेक्टस के प्रोस्पेक्टस वगैरह देख के कोई अगर कंपनी में शेयर एप्लीकेशन डालता है, तो कंपनीज एक्ट 2013 का रिक्वायरमेंट है
30 days, 45 days, 60 days. तो शेयर्स अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट आप चेक करोगे तो जिस दिन एप्लीकेशन मनी आता है उसके कुछ दिनों के अंदर आपको स्पेसिफिकली शेयर्स अलॉट करने पड़ते हैं. मैं नहीं जाऊंगा अभी डिटेल में, सेक्शन 42 में चाहूँ तो पूरा ही पेल के बता दूँ आपको, विद इन 30 डेज ये करना है, 30 डेज में अलॉटमेंट होना चाहिए, नहीं हुआ तो उसके इतने दिन में रिफंड, 60 डेज में रिफंड होना चाहिए, रिफंड नहीं हो तो 15 दिन, इतने इतने दिन में, 60th डे के 15th डे के अंदर में, मतलब 150 चीज़ें हैं. मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहूँगा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा. तो वो बहुत डिटेल में आता है, रूल 14 और सेक्शन 42 दोनों मिलके पेलेंगे सेक्शन को कंपनीज एक्ट के पार्ट ए में. बट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अगेन मकसद क्या है? तो भाई कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अगर मैंने शेयर अलॉट करने हैं तो वो जो टाइम पे पैसे लिए हैं तो शेयर अलॉट करने पड़ते हैं. तो देयर इज नथिंग सिग्निफिकेंट, कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन तो हो नहीं रही है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो हो नहीं रही है. इसीलिए भी मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ भी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुआ नहीं. और फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस और रिकॉर्ड्स, तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब होगा भाई ये 4 ट्रांजैक्शंस को छोड़ के अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है देन इट्स अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, अदरवाइज कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है. Okay, so what I'm trying to say is when I'm saying significant accounting transaction, I mean transaction other than these 4 transactions. क्योंकि ये चारों ट्रांजैक्शन या तो मैं कंपनीज एक्ट 2013 का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कर रहा हूँ, या तो मैं कोई दूसरे कानून की ऑब्लिगेशंस के तहत कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ. तो मैं सिर्फ कोई कानून को फॉलो करने के लिए, कोई कानून का पालन करने के लिए अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो ऐसे ट्रांजैक्शन को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं माना जाएगा. इनके अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है उस ट्रांजैक्शन को हम मानेंगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. चलो लेट्स गेट इनटू द डेफिनेशन ऑफ इनएक्टिव कंपनी. पहले इनएक्टिव कंपनी भी देख लेते हैं और फिर वी विल रीविजिट सेक्शन 455 सबसेक्शन 1. पूरे 455 1 2 3 4 5 में सबसे क्रूशल 1 ही है. 1 समझ गया तो पूरा 455 अंदर हो जाएगा पगलो. 455 के ऊपर फोकस करो. अगर ये समझ गया तो सारा किस्सा खुद ब खुद क्लियर हो जाता है. ठीक है, सो आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट वन मोर डेफिनेशन. एक और डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, विच इज द डेफिनेशन ऑफ इनएक्टिव कंपनी. Let's try and understand the meaning of inactive company. तो inactive company की definition पढ़ना शुरू करते हैं. आ जाओ, let's focus on the definition of inactive company. अभी inactive company की भी जो definition है ना भाई, टाइट रहना पड़ता है इसमें. थोड़ी नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात है. थोड़ा सा भी इसमें अगर आपने ध्यान नहीं दिया आपका खेल खत्म हो सकता है, क्योंकि 3 बार और का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद एक और जगह पे एंड का इस्तेमाल हुआ है. तो भैया वो क्रिटिकल है, बट थैंकफुली गॉट मी, तो मेक योर जॉब इजी. आ जाओ, लेट्स फोकस ऑन द डेफिनेशन ऑफ इनएक्टिव कंपनी. इनएक्टिव कंपनी की डेफिनेशन को पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं. मीन्स अ कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन बिजनेस और ऑपरेशन और has not made any significant accounting transaction during last 2 financial years or has not filed financial statements and annual returns during the last 2 financial years. क्या ये आप सोचो, जस्ट लाइक दैट इसको अगर आप रीड कर लें, जस्ट लाइक दैट अगर आप पढ़ के, आपका तो आई डोंट हैव बेटर वर्ड्स टू डिस्क्राइब व्हाट आई फील right now. इनएक्टिव कंपनी मींस अ कंपनी. इनएक्टिव कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि, आ जाओ लिखते हैं यार, अच्छे से डिटेलिंग करते हैं. देखो ऊपर ऊपर से कुछ होता है नहीं.
मैं आपको बता रहा हूँ रूल, लाइफ हो या लॉ, अंदर अंदर जाना पड़ेगा गहराइयों में, तभी कुछ समझेगा आपको। हंस क्यों रहे हो फिर तुम लोग? Let's talk about the definition of inactive company. So, what is the meaning? Means a company it means a company, देखो 3 बार और आने वाला है, which has not been carrying on business or operation, which has not been carrying on business or operations। कब से भाई? मतलब जब से शुरू हुई है तब से कोई काम नहीं किया, कोई समय नहीं दिया गया, और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, और which has not made any significant accounting transaction कब? Previous to financial years, or has not filed financial statements and annual returns, has not filed financial statements and annual returns कब? During the last 2 financial years. During the last 2 financial years. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनएक्टिव कंपनी। डोंट वरी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ कहाँ टंटा हो सकता है। और देख यार, अभी तुम्हें लगेगा भले कि क्यों इतनी घुस घुस करके पढ़ा रहे हो मेरे भाई। कंपनी से ग्रेड मतलब जो कोर्स है ना, इसमें लोग फेल होते ही इसीलिए हैं क्योंकि उनका दे नॉट टेक कॉशियस अबाउट इट। आई यूजली से पीपल शुड बी वेरी पॉजिटिव। कोई कोई बच्चे बोलते हैं कि सर क्या ज़्यादा ही पॉजिटिव सर है, लेकिन सही बात तो ये कि यार व्हेन आई से बी पॉजिटिव आई डोंट मीन कि हवा हवा वाला पॉजिटिव। ऑफ कोर्स बैकबोन स्ट्रांग होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि कॉशन इज द रियल की वर्ड। कॉशियस मतलब यू शुड बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक बट बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशन तो रखना पड़ेगा ना। अगर भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पॉजिटिव रहो, दैट डज नॉट मीन कि मैं बोल रहा हूँ हाँ हवा हवा में चलते जाओ और बोलते जाओ हो जाएगा। बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। नो व्हाट इज मतलब क्या नहीं करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सिली मिस्टेक्स जहां जहां होने की संभावना है उसको अगर मैं अभी के अभी हाईलाइट नहीं करूंगा तो आप कांड पीट दोगे और फिर 3-4 अटेम्प्ट बाद आओ आगे चिल्लाओगे रोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। अभी के अभी करना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ एक अटेम्प्ट में पेपर पास करना है तो 2-3 अटेम्प्ट का जोर लगाना पड़ेगा। जो काम 1.5 साल में हो सकता है, जो काम 1.5 साल में होने वाला है, एक एवरेज बच्चा 1.5 साल में क्लियर करता है सीएस एग्जीक्यूटिव। ये नियम मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको। ऑन एन एवरेज जो लोग सीएस बनते हैं फाइनली वो एग्जीक्यूटिव 1.5 मतलब उनको 6-6-6 1.5 साल लगता है। ठीक है। अगर आपका सवाल ये है कि सर पहले अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करना, जितनी मेहनत 18 महीने में होनी चाहिए उतनी मेहनत 6 महीने में कर सकते हो, पहली बार में निकल जाएगा। मेरा तो निकला था भाई, और मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ। 12th में मेरा परसेंट 50.17% था टू बी प्रिसाइज। केमिस्ट्री 35 थे। उसमें भी जो 80 नंबर का एक्चुअल में थ्योरी पेपर होता है उसमें से मुझे मिले थे 15 नंबर। 40 ऑर्गेनिक 40 इनऑर्गेनिक, उसमें से मुझे मिले 7 नंबर और 8 नंबर, 20 नंबर मिले अपने को प्रैक्टिकल में। ठीक है। तो मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, तुम तो मेरे से तो बहुत आगे हो ही है, अज्यूमिंग कि तुम मेरे से आगे हो। बट हाँ, मुझे इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट था तो मुझे पढ़ने में सीएस में बहुत मज़ा आई। तो और ऑफ कोर्स मेरी मेचोरिटी लेवल में भी बहुत डिफरेंस आ गया था। 12th में आई वॉज नॉट दैट सीरियस और मैं सीएस में आया तो मैं बीबीए करके आया। बीबीए भी मेरा पुणे से हुआ, अच्छे से हुआ। और आईसोनी में मैं 2 साल नागपुर में था, फिर 3rd ईयर पुणे में था। तो ऑफ कोर्स वी वर लिविंग विद द पीपल जो रेगुलरली टीवी पे आ रहे होते थे,
फिर इन्फोसिस में 1 साल, फिर मैं CS में आया, तो मेरी मैच्योरिटी में बहुत डिफरेंस आ गया था। बट आप लोग की उतनी मैच्योरिटी अभी आ चुकी है क्योंकि आप नंबर 1 11-12 में सीरियस रहे, नंबर 2 मेरे से पढ़ रहे हो ना, तो जितना मैं दिया हूँ उतना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, आप लोग उसके साथ समझ लो आगे आ गए। एनीवे, सॉरी यार, आई साउंड वेरी कॉकी, तो थोड़ा झेल लिया करो भाई। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि गलती नहीं होनी चाहिए, मेरा और कोई इंटेंशन है नहीं। तो इनएक्टिव कंपनी की डेफिनेशन देखते वक्त कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मैं चाहूँगा कि यहाँ का बच्चा फोकस करे इस बात पे, ठीक है। फंडामेंटली इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या? नंबर 1, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, और इनकॉर्पोरेट होने के बाद कोई बिजनेस कर ही नहीं रही है, कोई बिजनेस है ही नहीं, कोई ऑपरेशन है ही नहीं, मतलब कंपनी खोल के बैठ गए हैं, कोई धंधा है नहीं, कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, ऑपरेशन है नहीं। फर्दर उसके बाद भाई ये तो हो गई पहली बात। अब ये 3 में से कोई एक में भी आप फिट हो गए, आपकी कंपनी इनएक्टिव। तो नंबर 1, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जब से इनकॉर्पोरेट हुई है तब से कुछ कर नहीं रही है, धंधा नहीं कर रही है, ऑपरेशंस नहीं कर रही है, दैट्स नंबर 1। और which has not made any significant accounting transaction previous to financial years। अब हो सकता है कंपनी खोल के 5 साल हो गए हो, कंपनी खोल के 6 साल हो गए हो, कंपनी खोल के 3 साल हो गए हो, कंपनी खोल के 10 साल हो गए हो, लेकिन पिछले 2 साल में, मैंने ऐसे 2 साल, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में मेरे कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है। अगर आप ये कंडीशन में भी फिट बैठ गए, दैट वुड मीन दैट आपकी कंपनी इनएक्टिव है। और या तो थर्ड कंडीशन, आपकी कंपनी ने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल की हैं आरओसी के साथ। इनकम टैक्स के रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। कंपनी लॉ में हम लोग जब कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो ये एनुअल रिटर्न जो है वो इनकम टैक्स वाले हैं। प्रॉफिट ऑन लॉस मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनकम टैक्स वाली नहीं है। ये हम लोग जो आरओसी के साथ, रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ फाइल करने वाले हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि अगर आपने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स आरओसी के साथ फाइल नहीं किए, तब भी आपकी कंपनी को हम इनएक्टिव कंपनी मान लेंगे। जस्ट टू मेक थिंग्स मोर इजी, जस्ट टू मेक थिंग्स मोर कंफर्टेबल फॉर यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग बता देता हूं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीनों चीजें आप पढ़ने वाले हो सेकंड मॉड्यूल में। फर्स्ट मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल है ना, बहुत दोनों एक बहुत आपस में इनका बहुत गहरा कनेक्ट है। मैं तो यूजुअली आपके अभी जो सीसेट का करंट मॉडल है उसमें तो एक मॉड्यूल करके ही देना बेटर आइडिया है, क्योंकि 6 महीने ही मिलते हैं। लेकिन हाँ, जब पहले 9 महीने की समय मिलती तो मैं हमेशा बोलता था दोनों ग्रुप करो, अगर एग्जाम नहीं भी दोगे तो भी दोनों की क्लास करने को बोलता था। क्यों? क्योंकि सेकंड मॉड्यूल में एक कनेक्ट बनता है विच यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू विल एक्चुअली डू इट। जब तक आप सेकंड मॉड्यूल करोगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कंपनी लॉ की आधे से ज्यादा बातें अकाउंट्स में इस्तेमाल होगी, कंपनी लॉ की बहुत सारी बातें सेबी में इस्तेमाल होगी। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट जब भी आप पढ़ोगे, अभी तो आप आराम से पढ़ो, जब भी आपको आपका फर्स्ट मॉड्यूल हो जाए उसके बाद ही आपको करना है। बस मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है ये, तो आपकी कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स की आपने रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ फाइल नहीं की है। साथ ही साथ अपने कंपनी के साथ आरओसी के साथ आपकी कंपनी ने एनुअल रिटर्न्स भी फाइल नहीं किए हैं। दोनों फाइल नहीं किए होंगे तो ही आप इनएक्टिव कहलाएंगे। एनुअल रिटर्न्स में क्या होता है? बेसिकली कंपनी के डायरेक्टर्स के एमपी में अगर इनमें कोई चेंजेस हुए रहते हैं, कंपनी की कोई मटेरियल डेट में कुछ चेंज, डेट में तो अभी नहीं बोलना पड़ता है, अगर कंपनी के शेयर कैपिटल में कोई मेजर चेंजेस हुए हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें होती है एनुअल रिटर्न्स में। कंपनीज एक्ट में आप लोगों को अकाउंट्स में ये वाला पोर्शन आएगा, अकाउंट्स वाला जो चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, वो वाले चैप्टर में आएगा डिटेल में, तब हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम बेसिक डिटेलिंग तो करेंगे ही करेंगे। अब रूल ये बोलता है कि अगर आपने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपने फाइल नहीं की एंड आपने एनुअल रिटर्न्स भी आरओसी के साथ फाइल नहीं की। अगर आपने दोनों पिछले 2 साल तक फाइल नहीं किया है देन यू विल बी कंसिडर्ड एज एन इनएक्टिव कंपनी। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी आपकी कंपनी ने ट्रिगर कर दी, आपकी कंपनी को हम इनएक्टिव कंपनी मान लेंगे। कौन सी? जब से कंपनी खोली है कोई काम नहीं किया, दूसरा पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तीसरा कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। ठीक है, ऐसी कंपनी को हम मान लेंगे इनएक्टिव कंपनी। सच अ कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज एन इनएक्टिव कंपनी। हल्का हल्का सुरूर आया? प्लीज अंडरस्टैंड गाइज, प्लीज अंडरस्टैंड। Section 455, subsection 1, where a company is formed and is registered under the Companies Act 2013 for some future project or to hold intellectual property rights and has no significant accounting transaction, such a company or an inactive company may make an application to the ROC to obtain the status of dormant company। ऐसी कंपनीज जो ऑपरेशनली एक्टिव नहीं है, ऐसी कंपनीज चाहें तो वो ROC को बोल सकती हैं कि आप हमें डोमेन स्टेटस दे दीजिए। कौन से फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा? फॉर्म MSC1 में। ओके, कौन से फॉर्म में? MSC1 में। बताओ फॉर्म नंबर MSC1 किस चीज के लिए होता है? कम ऑन। फॉर ऑब्टेनिंग डोमेन स्टेटस। सो एप्लीकेशन टू ROC फॉर ऑब्टेनिंग डोरमेंट स्टेटस ऑफ द कंपनीज के लिए होता है फॉर्म MSC1। भाड़ में चली जाए दुनियादारी, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मुझे अभी मतलब है 455(1) से। 455 एक फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, पगले जैसे रिपीट करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी इंकॉर्पोरेट की गई है, कंपनी फॉर्म की गई है और रजिस्टर की गई है, क्यों? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए, एंड कंपनी हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी मे apply to obtain the status of dormant company from ROC in the form MSC1। फॉर्म MSC1 में ये एप्लीकेशन डाली जा सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन नंबर 1 ROC को फी देना, शेयर अलॉट करना, ऑफिस मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए पैसे भरना, सच ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शन को छोड़ के जो ट्रांजैक्शन होगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनएक्टिव कंपनी? ऐसी कंपनी जो जब से खुली है कोई ऑपरेशन नहीं कर रही, या कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में किया नहीं है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न्स ROC के साथ पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली फाइल नहीं हुए। ओके, these are the 2 definitions that you all need to take care of। इसको थोड़ा पता रखना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए अपने को। Anyway, I think guys it's time that we move to the other subsections। नोट्स कैसे बनाने हैं मैं बता रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग नोट्स, जैसे मैंने क्लास के रेगुलर नोट्स में आपको दिया हुआ है, पहले सेक्शन 455 1 2 3 4 5 लिखिएगा, तो सारे के सारे सबसेक्शंस एक साथ आ जाएंगे और उसके बाद आप डेफिनेशंस लिख सकते हैं। आई थिंक मैंने पार्ट सी में वैसे लिख के दिया हुआ है। मैं बताऊंगा नोट्स कैसे लिखना है, कैसे ड्राफ्टिंग करनी है। कोशिश करना कि सेक्शन 455 1 2 3 4 5 एक साथ आ जाए और उसके अगले पेज में 2 डेफिनेशंस आ जाए। ठीक है, दैट वुड बी द बेस्ट। चलो, नाउ लेट्स फोकस ऑन सेक्शन 455 2 3 4 5। अब 455 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे। आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट 455 2। Now 455 2 registrar
Section 455(2), ROC on consideration shall allow the status of the dormant company to the applicant and issue the certificate in form MSC2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्योंकि वर्ड ना शैल यूज हो गया तो बहुत बच्चे बोलते हैं सर अब तो आरओसी हमारा गुलाम ही है, वो तो हमको दे ही देगा। भाई ऐसा नहीं है, ध्यान से पढ़ो, पूरा स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए, शैल के पहले भी कुछ लिखा है तो भैया पहले आरओसी कंसिडर करेगा, सारी चीज़ें चेक करेगा, सब चीज़ें ओके होगी तो फिर उसकी जिम्मेदारी है, बट उसके लिए पूरा फॉर्म बराबर होना चाहिए, सारी कंडीशंस होनी चाहिए। सो कमिंग टू सेक्शन 455, so ROC on considering shall allow the status of dormant company which form MSC2। सर MSC क्यों? साले पागल हो क्या, बताया ना, ये मिसलेनियस चैप्टर का पोर्शन है, क्योंकि चैप्टर मिसलेनियस है इसीलिए फॉर्म का नाम भी है MSC2। इजी। लेट्स टॉक अबाउट 455(3) नाउ। लेट्स टॉक अबाउट 455(3) नाउ। आ जाओ। तो भाई आरओसी चेक करेगा, एप्लीकेशन सब कुछ ठीक होगा तो वो आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे देगा। ये जो सर्टिफिकेट होगा जो आपको स्टेटस देगा डोरमेंट कंपनी का, वो होगा फॉर्म MSC2 में। अब फोकस करते हैं सबसेक्शन 3 में। आरओसी के ऊपर एक जिम्मेदारी डाली गई है। आरओसी को सेक्शन 455(3) बोलता है कि भैया जितनी भी कंपनी को तुम डोरमेंट स्टेटस दोगे ना, उन सबका नाम एक कंपनी एक रजिस्टर में मेंटेन करना है। So section 455 subsection 3 provides that ROC shall maintain a register of dormant companies. क्या बोलते हो क्लास, पूछोगे नहीं कौन सी फॉर्म में? हाँ, MSC3 में ये रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। No, in MSC3 you have something else. Let me just see whether there's anything else. No, रजिस्टर का एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है। सो या सबसेक्शन 3, आरओसी जितनी भी एंटिटीज़ को, जितनी भी कंपनीज को डोमेंट स्टेटस ग्रांट करेगी या करेगा, सॉरी, तो क्योंकि आरओसी महिला भी हो सकती है। मैं तो जब आरओसी की ट्रेनिंग कर रहा था मुंबई में मरीन लाइंस में, तो उस टाइम पे जो आरओसी थी वो तो दैट वाज अ लेडी और शी वाज वेरी काइंड टू मी। तो भाई आई एम तो वेरी थैंकफुल, मेरे लिए उन्होंने 3 सैटरडेज एक्स्ट्रा काम किया था। भाई क्या किस्मत थी वे मेरी, क्या बता दो, मैं जान दो, टच वुड। एनीवे, तो MSC3 जो है, सॉरी, सबसेक्शन 3 जो है, ये सिर्फ इतना बोलता है कि आरओसी जितनी भी कंपनीज को डोमेंट स्टेटस देगा, ऐसी सभी कंपनी का नाम एक रजिस्टर में मेंटेन करेगा, जिसको हम बोलेंगे रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनीज। सबसेक्शन 4, लेट्स टॉक अबाउट सबसेक्शन 4 नाउ। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है भाई? सबसेक्शन 4 थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बातें की गई है। अगर सबसेक्शन 4 में बोला, अगर ऐसा कोई केस हुआ, अगर किसी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे और बोल दिया है, annual returns or 2 financial year consecutively, ROC shall issue the notice to that company and enter the name of such company in the register maintained for the dormant companies। अभी यहाँ पे ना आरओसी को एक सिग्निफिकेंट पावर मिली है, तो उस सिग्निफिकेंट पावर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। Now, in case any company has not filed
financial statements or annual returns. यार please note, it's important that I tell you this because in active company की definition में financial statements and annual returns था. तो अगर आपको खुद से फाइल करनी है एप्लीकेशन इन एक्टिव स्टेटस इन एक्टिव कंपनी होने के लिए, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. लेकिन सबसेक्शन 4 में आरओसी को एक पावर मिला है कि अगर कोई कंपनी है जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न दोनों में से कुछ एक भी फाइल नहीं किया, कितने सालों के लिए, फॉर two financial years, financial years consecutively, आरओसी शैल, वो आरओसी के पास फिर पावर है, आरओसी के पास एक पावर है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी शैल इशू अ नोटिस टू दैट कंपनी. ऐसे केस में आरओसी के पास पावर है. अगर आपकी कंपनी ऐसी है जिसने 2 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर में या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं फाइल किया आरओसी के साथ, या तो आरओसी के साथ आपने एनुअल रिटर्न्स 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक नहीं भरे, तो आरओसी के पास ये पावर है कि वो आपको नोटिस इशू कर देगा कि तुमने 2 साल तक ये नहीं किया है, और इसीलिए हम आपकी कंपनी का नाम डोरमेंट, आपकी कंपनी को हम डोरमेंट स्टेटस दे रहे हैं और आपकी कंपनी का नाम हम रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनीज में डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. Okay, so I think this is quite easy stuff, nothing to worry much about it. Let's talk about 455. Now यहाँ पे भी 3-4 चीज़ें आने वाली है, तो would like you to pay a little more attention to this. 455 के बारे में बात करते हैं. अब होता क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है भाई सुन, अगर तुम्हारी कंपनी को डोरमेंट स्टेटस मिल भी गया ना, तो भी साले कंपनीज एक्ट के हिसाब से मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जितने रखना चाहिए उतने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा. तुम्हें अगर कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई एनुअल फी रजिस्ट्रार को जो भरनी है डोरमेंट स्टेटस मेंटेन करने के लिए, वो एनुअल रिटर्न्स, वो जो एनुअल आपको कंप्लायंस करने डोरमेंट कंपनी के, वो आपको करने पड़ेंगे. और आप चाहो तो एक्टिव कंपनी बन सकते हो, उसके लिए भी आपको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी. मतलब सबसेक्शन 5 में फंडामेंटली 3 बातें हुई है. डिटेल में बात करते हैं, आ जाओ थोड़ी सी. सबसेक्शन 5 में हुई है 3 बातें. पहली, जो डोरमेंट कंपनी है, नंबर 1, शेल मेंटेन मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. तो मेरे भाइयों, डोरमेंट कंपनीज को बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे, बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स डोरमेंट कंपनीज को मिलते हैं. लेकिन अगर आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल भी गया, तो एक बात याद रखना कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जितने कंपनी में होने चाहिए वो तो आपको रखने ही पड़ेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स 2 होने चाहिए, तो आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर्स तो रखने ही पड़ेंगे. अगर आपकी कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी है और वो डोरमेंट स्टेटस अप्लाई कर रही, डोरमेंट स्टेटस ऑब्टेन कर रही है, तो ये कंप्लायंस है जो आपको करना पड़ेगा. साथ ही साथ डोरमेंट कंपनी को शेल फाइल एनुअल रिटर्न इन फॉर्म MSC3. ये एक्चुअल में एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप नॉर्मल बच्चे नहीं हो, लेजेंड बच्चे हो. लेजेंड बच्चे जो रहते हैं वो फॉर्म का नाम याद रखते हैं यार, और किया नहीं जाता, खुद ब खुद हो जाता है. तो भाई, अगर आपको डोरमेंट स्टेटस मिल भी गया, तो आपके ऊपर एक एप्लीकेशन डाली गई है, आपको एक रिटर्न फाइल करने की, आपको एक रिटर्न फाइल करना है बेसिकली. एक्चुअल में उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी होती है, बट हाँ, एक फॉर्मेलिटी है कि डोरमेंट स्टेटस है तो भाई एक बेसिक रिटर्न है, वो आपको फाइल करना पड़ेगा. और इनफैक्ट उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्म भी दिया हुआ है, विच इज़ MSC
थ्योरी। फिर अगर आप चाहो तो एक्टिव स्टेटस भी आप अप्लाई कर सकते हो। Dormant company may become an active company on the application made in this behalf in form MSC 4. Dormant company may become active company by making और इसको मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ आपके लिए, याद करने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा ये। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। So the dormant company may make an application in form MSC4. MSC4. What for? To obtain the status of एक्टिव कंपनी। तो अगर आपको कंपनी को नॉर्मलाइज करना है, अब आपकी कंपनी में ट्रांजैक्शंस होने लग गए हैं, तो आप चाहो तो MSC3 फॉर्म फाइल करके एक्टिव स्टेटस मांग सकते हो। फर्दर द एक्टिव स्टेटस is given by registrar in form MSC5। तो बेसिकली फॉर्म MSC5 में आपको ये स्टेटस मिल जाएगा। तो जब आप एक्टिव स्टेटस के लिए अप्लाई करते हैं तो आप करते हैं MSC4 में अप्लाई, और ये जो स्टेटस है ये आपको ROC दे देता है कौन से फॉर्म में? You will get this status in form MSC5. So hope I'm making sense. Hope I'm making some sense you. Just give me a moment. I'm willing to make this a little more presentable for all of you. Presentation important होती है, मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ। I really believe in it and यार बात कन्वीनियंस की है। मैं प्रेजेंटेबल बनाऊंगा तो तुम्हारे रीड करने के लिए कन्वीनियंट है, याद करने के लिए कन्वीनियंट है। तुम उसको एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेबल बनाओगे तो जो पेपर चेकर है तुम उसका समय बचा रहे हो, तुम उसकी आँखों की तकलीफ कम कर रहे हो, एंड भाई यू गेट रिवॉर्डेड फॉर दैट। इसीलिए आप जब एग्जाम में भी लिखेंगे, आई प्रोबेबली शो यू राधिका's पेपर आफ्टर टुडेज सेशन। इनफैक्ट द क्वेश्चंस विच वर रिलेटेड टू डोरमेंट कंपनी, मैं उसके ही आंसर्स राधिका ने कैसे ड्राफ्ट किए हुए हैं वो दिखाता हूँ आपको। बट हाँ, दिस इज व्हाट इज सेक्शन 455 ऑल अबाउट। सो सिंपल है। 455 सब सेक्शन 1, अगर कोई कंपनी हिंदुस्तान में रजिस्टर हुई है कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होल्ड करने के लिए, तो सच अ कंपनी and has no significant accounting transaction, such a company or an inactive company may make an application to obtain the status of dormant company. In which form? MSC1। किसके पास एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी? नरेंद्र मोदी जी, पगलों, ROC। What is the definition of significant accounting transaction? Significant accounting transaction means transaction other than number 1 payment made to ROC, share allotment दिया, payment made to fulfill requirement of this act, payment for the maintenance of the office of the records। फिर इनएक्टिव कंपनी की डेफिनेशन, भाई कंपनी जब से खोली कोई धंधा नहीं किया, या पिछले 2 साल में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं था, या पिछले 2 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए गए। सबसेक्शन 2, ROC के पास जब डोरमेंट कंपनी की एप्लीकेशन आई होगी, डोरमेंट स्टेटस मांगने के लिए एप्लीकेशन आई होगी MSC1 में, तो ROC पहले तो सब चेक करेगा, जो प्री रिक्विजिट्स हैं, सारी प्री कंडीशंस हैं, अगर वो ठीक होंगी तो वो आपको स्टेटस दे देगा, रजिस्ट्रेशन दे देगा डोरमेंट कंपनी का। कौन से फॉर्म में? MSC2। सबसेक्शन 3, और ROC जितनी कंपनीज को डोरमेंट स्टेटस देगा, सब कंपनियों की डिटेल्स उसको रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनीज में संभालनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी।
सबसेक्शन 4, आरओसी के पास पावर है, अगर आपने दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक या तो आरओसी के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं की, या तो आपने एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं की, या आपने दोनों ही फाइल नहीं किए, तो आरओसी चाहे तो आपको नोटिस भेज सकता है कि आपका कंपनी का नाम हम डॉर्मेंट स्टेटस में डाल रहे हैं, डॉर्मेंट कंपनी हो जाएगी आपकी, और आपकी कंपनी का नाम भी डॉर्मेंट कंपनी के रजिस्टर में हम मेंटेन करेंगे. Further, 455.5, one of the crucial ones. Even if you get the dormant status, yes, there are a lot of benefits which are available. There are a lot of exemptions which are given under the Companies Act 2013. But अगर आपको डोमेंट स्टेटस मिल भी गया तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जितने मेंटेन करने को बोले गए हैं वो मेंटेन करना ही पड़ेगा. आपको एनुअल रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे. स्पेसिफिकली एक MSC 3 में आपको एक एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है अगर आप डोमेंट कंपनी हो तो. और अगर आप चाहो तो एक्टिव कंपनी का स्टेटस भी आप मांग सकते हो. एक्टिव कंपनी का स्टेटस मांगने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? MSC 4. आरओसी आपको एक्टिव स्टेटस कौन से फॉर्म में देगा? MSC 5. होप आपको कुछ कुछ समझा होगा. ये था हमारा आज का एजेंडा. आई होप ये फॉर्म्स का किस्सा आपके साथ एकदम क्लियर होगा. क्या बोलते हो क्लास? MSC 2 में क्या मिला आपको? Registration as a dormant company. This is for the returns to obtain active status. Registration as या certificate as active company. ठीक है, डोंट वरी यार, ये तो अभी हम जब पार्ट सी डिटेल में करेंगे तो ये इतने बार चिल्ला के बोलूँगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैं आपको याद करवा दूंगा, कोशिश होगी कि मैं याद करवा दूं. एनीवेज, होप थिंग्स आर वेरी 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 क्लियर. आई होप आपको कुछ कुछ बातें समझी होगी. आई होप कि देयर इज सम क्लैरिटी. ओके, सो yes, after this I'm probably going to upload the part C portion also, but I would specifically insist, or maybe I will just record the video and I will not upload in the part C part because I want you to not see the part C portion right now. Part C portion देखने का एक समय होगा. कुछ कुछ portions ऐसे हैं जो linked हैं, तो part C में मैं आपको तब जाने दूंगा जब मुझे बोलेगा कि हाँ यार this is the right time. So but yes, I will be certainly recording the part C portion as well. Anyways guys, I hope the definition तो नहीं है. होप आपको डोमेंट स्टेटस क्यों लेते हैं ये समझ में आ गया होगा. और आई होप आपको जो दो डेफिनेशन हमने पढ़ी वो भी समझ में आ गई होगी. 455.1 पे मैंने बहुत एम्फेसाइज इसलिए किया क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट क्रूशल पार्ट. पार्ट 1 में भी इसको पूछ सकते हैं, पार्ट सी में भी इसको पूछ सकते हैं, ए सी दोनों में पूछा जा सकता है ऐसे. तो होपिंग दैट आपको ये समझा होगा. Any doubts, of course, you can ping or send audio message in the WhatsApp. 99,740,001 मेरा नंबर है, को तो पता ही होगा. So guys, thank you.